हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज करा रहा हूँ जीएस जीके के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 6 तक करा दिया था, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको आज ब्रह्मास्त्र सीरीज पार्ट 7 कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो उसी का आपका जो पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, ठीक है दोस्तों, वो लिखा है शेरशाह की महानता किसमें निहित है। ठीक है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, हुमायूं पर जीत, श्रेष्ठ जनरल होना या प्रशासनिक सुधार। देखिए दोस्तों, जब महानता की बात होती है ना किसी भी व्यक्ति की, तो उसके जनरली युद्ध नहीं देखे जाते हैं, या अपने उसके मेन कार्य होता है उसने अपने टाइम पे क्या प्रशासन में सुधार लाया। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार ये कॉमन सी चीज होती है। अगर आप कहीं भी जाएंगे ऑप्शन में मिले तो आपको टिक क्या लगाना है, हमेशा ही प्रशासनिक सुधार पर ही लगाना अगर उसने प्रशासनिक सुधार किए हैं। क्योंकि महान राजा वही होता है जो अपना अच्छे से एक एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर पाता है, लोगों की डिमांड और सप्लाई दोनों की पूर्ति सही से कर पाता है, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाता है। इस तरीके से जो व्यवस्था करता है वही शासक क्या होता है, अच्छा कहलाता है। और उसने कितने युद्ध किए, वो कहां पर जीत रहा है, ये सब उसके मानता के पैरामीटर होते हैं, बट वो मेन नहीं होते। अगर आपको वहां पर प्रशासनिक की बात हो जाए कि लोगों की जब बात होती है ना, जैसे लोकतंत्र आज हमारा है, तो लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के लिए जनता प्रशासन, यानी कि मेन पॉइंट क्या है, जनता का जनता के लिए, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, जनता का जनता के लिए जनता प्रशासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र ही किसी भी देश की एक पॉजिटिव साइन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि वहां पर हर व्यक्ति को बोलने का राइट होता है। आज हमारा इंडिया क्या है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो उसको बोलने की क्या है, आजादी, क्योंकि हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है, किस चीज का, अभिव्यक्ति, अपने एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अच्छा, तो ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि क्या इसका आंसर होगा, शेरशाह की महानता किसमें निहित है, तो वो है इनकी प्रशासनिक सुधार, मेन प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया था। देखिए आप सभी जानते हो कि इन्होंने किसका निर्माण किया है, अगर शेरशाह की बात करें तो इन्होंने किसका निर्माण किया है, जो आज हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जो गई है किसने बनाई है, ये शेरशाह की ही देन थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक विभाग की स्थापना की थी, सड़क ए आजम विभाग की स्थापना, ए आजम, एक इन्होंने क्या बनाया था, विभाग की स्थापना की थी, किसके लिए, फॉर मेकिंग द रोड्स, यानी कि जो हमारे मार्ग है रोड बनाने के लिए, उसके लिए अलग से विभाग की स्थापना इन्होंने कुछ टाइम कर दी थी, समझ रहे हैं। और अगर देखा जाए इन्होंने क्या क्या सुधार किया, ये सब प्रशासनिक सुधार में ही आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, पट्टा एवं कबूलियत, पट्टा एवं कबूलियत। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि इन्होंने पट्टा एवं कबूलियत की क्या की थी, व्यवस्था की थी। बिल्डिंग लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं मेन करा दे रहा हूं आपको। अच्छा, और अगर देखा जाए इन्होंने चांदी के सिक्के का प्रारंभ किया था अपने टाइम, चांदी के सिक्के का प्रारंभ किया था, प्रारंभ। ये देखिए एग्जैक्टली बात ये है कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, प्राचीन भारत, तो वहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले चांदी के सिक्के का यूज कौन कर रहा है, चंद्रगुप्त, कौन करेगा, चंद्रगुप्त प्रथम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे शेरशाह की महानता में तो इसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे, इसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी, सड़क के आजम विभाग की स्थापना की थी। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए इसको अकबर महान से भी, अकबर महान से भी बेहतरीन शासक कहा गया है,
कहा, किसने कहा है? तो ये कहा है आपके के आर कानूनगो ने। लिख लीजिए, के आर कानूनगो। ठीक है, अकबर को महान बोलते हैं बट वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनसे भी बेहतरीन शासक किसको कहा गया है? शेरशाह सूरी कहा गया है। जिसने कहा है वो है आपके के आर कानूनगो महोदय ने। इसको भी नोट कर लीजिए। ओके, अब आइए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले। इनका जो अंतिम अभियान था, अंतिम अंतिम जो युद्ध अभियान था इनका, किसका? शेरशाह सूरी का, वो था कालिंजर का युद्ध। ठीक है, का इन्होंने अंतिम युद्ध किया था। इसके बाद इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक, अच्छा, एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए, इनका एक बड़ा ही फेमस कथन है जो पूछ लिया जाता है। किसका? शेरशाह सूरी का कथन है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि यार कानूनगो का अपना कथन है, अब वहीं पर अब शेरशाह सूरी का कथन है खुद के लिए, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, मात्र एक मुट्ठी, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में। ठीक है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, इसको आप, इनका जो कथन है बहुत फेमस कथन है कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक देखिए, हुमायूं जो था आपका, हुमायूं एंड शेरशाह के बीच युद्ध भी हुए हैं। सूरी या शेरशाह, सूरी शेरशाह, ठीक है, के बीच जो युद्ध हुए हैं, युद्ध जो हुए हैं, इसको भी मैं आपको करा दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है चौसा का युद्ध, 1539 एडी यानी ईस्वी में। एक है बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, जो कि है आपका 1540 एडी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखना जरूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो आपको लिखना होगा आंसर 1539 ईस्वी में या एडी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 ईडी में। इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि चौसा का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कौन है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुआ था इस तरीके से। ठीक है, तो ये युद्ध भी पूछ लिए जाते हैं खास तौर से यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये युद्ध का पार्ट हो गया। तो युद्ध करा है ये मानता नहीं होती। प्रशासनिक सुधार, जैसे कि सड़क के आयोजन विभाग बना रहे हैं, पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था कर रहे हैं, किसने? भू राजस्व के लिए। ठीक है, पैमाइश के लिए। अच्छा, वहीं चांदी के सिक्के का प्रारंभ कर रहे हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने पूरा जीटी रोड, आज की जो जीटी रोड है, जीटी रोड, ये किसकी देन है? ये शेरशाह सूरी की ही तो देन है, जिसको बोलते हैं लोग ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सेकंड जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रिक, जो कि किस चीज की? सॉरी, टेबल। ठीक है, मैं आपको टेबल बताने जा रहा हूं। इससे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, शासक की आत्मकथा के विषय में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बाबर की आत्मकथा कौन सी थी, इसी तरीके अकबर की आत्मकथा कौन थी, किसने लिखा या किस भाषा में है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए, बाबर की जो आत्मकथा है वो है बाबरनामा।
इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा, बाबरनामा किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। ये वाली जो किसने लिखी? शासक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी। उसकी भाषा थी तुर्की, ठीक है, तुर्की। इसको आप लिख लीजिए, किसने लिखा? स्वयं बाबर ने लिखा, ठीक है, बाबर ने लिखा। ओके, अच्छा, बाबर के में ही एक क्वेश्चन और आता है, वो है कविता संग्रह, जो कि दीवान। दीवान क्या है? दीवान, दीवान एक कविता संग्रह है, ठीक है। ये क्या है? कविता संग्रह, ठीक है। ये भी किसने लिखा है? ये भी बाबर ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी भी लैंग्वेज क्या है? इसकी भी लैंग्वेज जो की है वो है तुर्की में, तुर्की भाषा में बाबर की लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। इसको पहले तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं जहांगीर के विषय में। जहांगीर की जो आत्मकथा है वो है तुझुके, तुझुके, तुझुके जहांगीर, जहां, तुझुके जहांगीरी, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। और इसको लिखा किसने है? तो देखा जाए तो इसको स्टार्ट किया, इसको लिखना स्टार्ट किया किसने? जहांगीर ने। हमें लिख दे रहा है, ठीक है। ओके, पहले तो इसको लिख लीजिए कि जहांगीर ने इसको लिखना शुरू किया था। और वो भाषा कौन सी थी? भाषा थी इसकी फारसी थी। ओके दोस्तों, फारसी इसकी भाषा थी। इसके अलावा इस बुक को ये पूरा नहीं कर पाया था जहांगीर, तो पूरा किया है, तो पूरा किसने किया? ये थे मोतमिद खान, मोतमिद, मोतमिद खान, ठीक है। मोतमिद खान ने तुझके जहांगीरी बुक को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि तुझके जहांगीरी किस भाषा में लिखी? आपका आंसर होगा फारसी में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुझके जहांगीरी को किसने पूरा किया था? तो वो पूरा किया था मोतमिद खान ने। ये खूब क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अकबर, यानी अकबर की जो आत्मकथा थी वो अकबरनामा है, अकबरनामा, ठीक। इसको नोट करिए फटाक से। अकबरनामा है जो कि फारसी में लिखी हुई है। फारसी इसकी क्या है? फारसी में भी लिखी गई। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है सल्तनत काल की दरबारी भाषा क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो आपकी फारसी ही थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, तो अकबर की हो गई अकबरनामा। इसको लिखा किसने है? तो लिखा जिसने, यहीं पर देख लीजिए, लिखा है पूरा, ये अकबर ने नहीं लिखी है। आत्मकथा अकबर की है, लेकिन लिखा है, वो लिखा है आपके, इसको लिखा है, उनका नाम है अबुल फजल, ठीक। अबुल फजल ने लिखा है 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कंप्लीट हुई थी, पूरी, ठीक है, पूरी की। 7 वर्ष लग गए थे इस अकबरनामा को लिखने के लिए, ठीक। अब फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, इनकी है फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। या इसी को कह सकते हैं फुतुहात फिरोज शाही या फुतुहात ए फिरोज शाही। जैसे ये लिखा है तुझुके जहांगीरी, तो इसको लिख सकते हो तुझुक ए जहांगीरी, ठीक है। तो इसको लिखा है, ये जो बुक है किसने लिखी? स्वयं किसने लिखी? स्वयं फिरोज तुगलक ने लिखी थी। यानी कि अकबर को छोड़ के जितने भी तीनों शासक हैं उन्होंने बुक को कहीं ना कहीं खुद ही लिखा, पूरी तरीके से अपना लिखा है। केवल जो आपके जहांगीर हैं इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, पूरा नहीं कर पाया था, तो वो मोतमिद खान ने पूरा किया था। तो इस दोस्तों इसकी लैंग्वेज का तो नहीं पता, लेकिन इतना ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है आपका हास्य गैस का रासायनिक सूत्र या रासायनिक फार्मूला क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो फार्मूला है
वो है Na2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लिख लीजिए हिंदी में चाहे, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ऑक्साइड। ये क्या है, यही आपकी क्या है, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। इसकी अगर आपने जरा सा भी इसको सूंघा तो आप हंसते ही रहेंगे, बिना बात के ऐसे बैठे हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। और अगर ज्यादा ले ली तो हंसते हंसते आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इतनी खतरनाक गैस होती है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग भी आपकी कराती है। आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि उसमें वो जो आपका ग्रीन हाउस गैस जो होती है इसमें आपकी नाइट्रस ऑक्साइड भी आती है। ठीक है, तो अच्छा, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट वाले हैं वो भी बता देता हूं, जो कि है, देखिए एक आपसे पूछा जाता है साधारण नमक। साधारण नमक को क्या कहते हैं या क्या उसका रासायनिक सूत्र, एक तो ये हो गया, एक है आपका बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, फटाफट आप तब तक नोट करिए इसे ही। बेकिंग सोडा आपका हो गया, एक है आपका धावन सोडा, धावन सोडा, एक है आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, फंसाने वाले होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक है आपका फिटकरी, फिटकरी, ठीक, फिटकरी, ये पूछ लिया जाता है। एक है आपका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ये भी नोट करिए फटाक से। ठीक है, विरंजक चूर्ण हो गया। एक है आपका मार्श गैस, मार्श गैस, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, पूछ लिया जाएगा। मार्श गैस का रासायनिक नाम क्या है, मार्श गैस को अन्य किस गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछेंगे सिरका। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक आपसे पूछ लेंगे नौसाधन। ठीक, इसको आप इतना नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब इस पे रासायनिक इनके नाम बता दें। साधारण नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको दोनों ही फार्मूले साथ भी याद कर लीजिएगा, NaCl। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बेकिंग सोडा को कहते हैं बेबाई। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बे का बाई हो जाएगा, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको भी, सॉरी सोडियम बाई है ना, NaSO3। ठीक, फटाक से नोट करिए इसको, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब तीसरा जो है आपका धावन सोडा है, वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका फार्मूला जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसे छोड़ दीजिए। कास्टिक सोडा है, उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी फार्मूला आपका नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा तो नाम पूछा जाएगा। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आप जानते भी होंगे, NaOH के सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अच्छा, एक फिटकरी है, इसका क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिटकरी देखिए, फिट है, फिट है तो क्या है, कोई व्यक्ति फिट है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो इस PAS को ले लो, PAS को, P का मतलब क्या हुआ, A का मतलब S का, P का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम, P का मतलब हो गया पोटेशियम, A का मतलब एल्युमिनियम और S का मतलब सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। ट्रिक थोड़ी थोड़ी आप दिमाग में रखा लीजिए। फिट है कोई व्यक्ति, तो अगर कोई व्यक्ति फिट है, कंप्लीट फिटनेस है, तो उसे क्या होगा, पास कर दिया जाएगा एग्जाम में। तो उसे क्या होगा, बोल सकते हैं P का मतलब पोटेशियम, A का मतलब एल्युमिनियम, S का मतलब सल्फेट। ठीक है, S का मतलब आपका सल्फेट हो गया। और इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम निकाल दे रहे हैं K2SO4, K2
K2SO4 है, ठीक है, पूरा मिटाते हैं। K2SO4 डॉट Al2SO4 का डॉट 24H2, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये हर एग्जाम में अगर आपको फंसाने वाला है तो ये आपको तो फार्मूला ही पूछ लिया जाए, ठीक। फिटकरी का आपने लिख लिया। अब आइए विरंजन चूर्ण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? वो है आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है। इसका भी फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, फिलहाल ऐसे हम शो कर देना, ठीक। ये वाला पार्ट फार्मूला Ca ब्रैकेट में OCl डॉट Cl, ठीक। ये इसका होता है। मार्स गैस आपसे पूछ लेंगे, मार्स गैस को क्या कहते हैं? उसको हम लोग मीथेन कहते हैं, ठीक है। मीथेन को, अन्य गैस का नाम क्या है? मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं, जो कि है CH4। ये उसका रासायनिक सूत्र है, ठीक। सिरका जो आपका है वो, उसे हम लोग और भी क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। CH3COOH, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए। और लास्ट जो आपका है नौसादा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। इसको बोलते हैं NH4Cl, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके दोस्तों पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर इनको आप तैयार कर लोगे तो ये आप मान के चलिए कि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है रासायनिक सूत्र से, तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ के अलावा आपसे कहीं नहीं पूछेंगे। आपसे जनरली फंसाने के लिए 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पूछ सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा का अन्य नाम क्या है? वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक। बे से बाई, ठीक है। धा साधारण, साधारण नमक, साधारण नमक तो नॉर्मल सा आप जानते हो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वो तो नहीं पूछेगा जनरली, लेकिन आपसे बेकिंग सोडा या धावन सोडा पूछने के पूरे चांस है। कास्टिक सोडा पूछ सकता है, मार्स गैस पूछ सकता है, नौसादा पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन जो दोस्तों है आपका, वो है आपका लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ये आप सभी जानते हो कि बंग भंग आपने शब्द सुना होगा, ठीक है। तो बंग भंग मतलब हो गया बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन बहुत ही फेमस हुआ। अगर आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक भारत में, तो बंगाल विभाजन, चूंकि बंगाल विभाजन क्यों पॉइंट उठता है? क्योंकि बंगाल जो था आपका, ठीक है, जो आज आपका बांग्लादेश वाला हिस्सा और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, वो क्या था? यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी काफी, वहां पर राष्ट्रीयता भावना जबरदस्त थी। तो वो क्या कर रहे थे? बंगाल का उन्होंने विभाजन किया था इस तरीके से कि मुसलमान एक साइड हो जाए और हिंदू एक साइड हो जाए। तो जब रीजनल, आप भी जानते होंगे कि जब भी कोई भी अगर क्षेत्र को लेकर के बात उठती है तो लोगों के अंदर क्षेत्रीय भावना डेवलप हो जाती है, फिर देश की भावना क्या होती है? कम हो जाती है। तो जब क्षेत्रीय भावना ज्यादा होगी तो लोग अपने अपने क्षेत्र को देखेंगे। तो जो भावना हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता की थी, उसको तोड़ने के लिए ये जो आपके लॉर्ड कर्जन महानतम आदमी है, इनको महानतम इनकी हरकतों को जैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो इनकी हरकतें थी, इन्होंने इस तरीके से सोचा था कि अगर बंगाल का विभाजन कर देंगे तो लोगों के बीच में उठने वाली जो देश के प्रति एकता की भावना है, उसका क्या किया जाएगा? एक मिनट रुकिए जरा, गड़बड़ हो रहा थोड़ा सा। यही एक समस्या है, लाइट ढूंढने लगेगी तब गड़बड़ होता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बताया, वो लॉर्ड कर्जन के विषय में बताया कि ये कितने बड़े वाले थे, इन्होंने क्यों आखिर बंगाल का विभाजन किया था, ये इसी वजह से फेमस हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो है उनकी निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1905 में, ठीक। पहले इसको नोट करिए, फिर मैं पूरा सा कुछ पॉइंट इसके बता देता हूं। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंग भंग घोषणा, इसी को बंग भंग मतलब बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी
वो हुई थी 20 जुलाई 1905 को, 1905 को हुई थी। ठीक, जब घोषणा हुई तो इसके अगेंस्ट फिर क्या हुआ था, बंग भंग विरोधी क्या शुरू हो गए थे, आंदोलन शुरू हो गए थे। आंदोलन फिर कब से शुरू हुए थे, वो होते आपके 7 अगस्त 1905 से। यानी कि देखिए 20 जुलाई 1905 को इन्होंने घोषणा कर दी क्या कि बंगाल का विभाजन होगा, अभी लागू नहीं हुआ यहाँ पर। तो उसी को रोकने के लिए बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि बंगाल विभाजन जो आपका लागू जब होता है, बंगाल विभाजन लागू जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ये लागू हो गया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहीं पर इसी टाइम ड्यूरेशन में ही आपका, एक मिनट बताते हैं पूरा। ठीक है, बंगाल विभाजन लागू हो गया था। फिर है बंगाल विभाजन 1911 की डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बंगाल विभाजन वापस लेने की क्या हुई, घोषणा होती है। ठीक है, घोषणा कर दी जाती है और 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त हो जाता है, कंप्लीट। यानी कि ये बात क्या होती है, यहाँ पर लागू हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया था। अच्छा, जब ये बंगाल विभाजन लागू होता है ना, उसी दिन आपसे एक क्वेश्चन बनता है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ये सबसे पहले कहाँ होता है, ये बंगाल में। ठीक है, बंगाल में होता है। क्यों होता है, देश में एक राष्ट्रीय भावना के विकास करने के लिए। और इसी दिन क्या होता है, लोग निकलते हैं और जिन क्षेत्रों में बंगाल विभाजन हुआ था वहां पर लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन किसकी उपज है, तो आपको बताना पड़ेगा बंगाल विभाजन की उपज है। जब ये लागू हुआ था उसी के दिन, अगले दिन से ऐसा होने लगा था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और इसके पहले विरोध प्रदर्शन आपका चल रहा था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं कि कब घोषणा हुई, कब ये विरोध प्रारंभ हुआ, ठीक है, और कब ये लागू हुआ, कब ये समाप्त हुआ। समझ रहे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आए हुए हैं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिए। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ जो दोस्तों क्वेश्चन है वो आपका है करंट से रिलेटेड। किस सुपर कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो आपका सुपर कंप्यूटर है, तो विश्व के सुपर कंप्यूटरों में भारत के सुपर कंप्यूटर को कौन सा स्थान दिया गया है, जो सबसे अच्छा है भारत का, वो सुपर कंप्यूटर है आपका परम सिद्धि AI। ठीक है, इसको 111वां क्या रैंक मिला है। ठीक है, विश्व के सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी 2022 में हुई है मीटिंग, वो भी है। किसमें दिया गया, तो 59वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट। ठीक है, ये आपका कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें भारत के सुपर कंप्यूटर जो कि
AI है, परम सिद्धि AI, जो भारत का सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है, उसकी समझ लीजिए विश्व में रैंकिंग इतनी कम है, इतनी मतलब ज्यादा है। ठीक है, ये बड़ी सोचने की बात है कि हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोगों की इतनी बढ़िया रैंकिंग नहीं आ पाई। जबकि आप जानते होंगे सुपर कंप्यूटर सबसे अच्छा किस देश का है, तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो वो है आपका जापान का। जापान का फर्स्ट नंबर पर क्या है, सुपर कंप्यूटर। ओके, ये आप जान लीजिए, जापान का सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है। फिर सेकंड नंबर पर आपका यूएसए आता है, फिर चाइना का आता है। इस तरीके से है कुल मिलाकर के। तो ये आप याद रखिएगा कि जापान का जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है। वहीं पर भारत का देख लीजिए, परम सिद्धि A1 जो है वो 111वें नंबर पर सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। तो इस तरीके से आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज जो 7 हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज 8 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों।